अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कितने तरीके के जनरेटर हो सकते हैं, हमने वहाँ पे सीखा था। प्राइम मूवर के बारे में सीखा था और कौन-कौन से प्राइम मूवर पॉसिबल थे, डीजल इंजन, गैस इंजन, हाइड्रो पावर प्लांट, इन सब के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू देखा था। दूसरा मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि 2 तरीके के लोड होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड हाउसहोल्ड लोड, और दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों को ही एक्टिव और रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिटेल में इसको सीखा था। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम बात करेंगे अदर कंपोनेंट्स की, जैसे कि कंडक्टर्स। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है और अगर यहाँ से मुझे पावर जनरेट करके लोड तक भेजनी है, ठीक है? अगर हमें जनरेटिंग स्टेशन से पावर 3 फेज पावर जो तुम जनरेट कर रहे हो उसे लोड तक भेजना है, तो इसके लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी? कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ना और कंडक्टर की बात कर लें तो इनका 2 काम होते हैं, 2 जगह इनका इस्तेमाल होता है पावर सिस्टम में। एक होता है कंडक्टर फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और दूसरे मुझे कंडक्टर चाहिए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी कि अगर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो पावर सिस्टम में 2 जगह ज़रूरत है, ट्रांसमिट करने के लिए पावर को और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी। क्योंकि देखो, जब हम पावर जनरेट करते हैं तो ट्रांसमिट मतलब लॉन्गर डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि 2-3 शहर पार करके, ठीक है? या फिर कह सकते हो पूरी-पूरी स्टेट की पार करने की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं घरों के आसपास की कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। इसकी हायरार्की मैंने पुराने लेक्चर में डिस्कस करी है। कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम हमने जो पहले 2 लेक्चर लिए हैं उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। तो हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि जब सब स्टेशन आ जाता है, शहर के अंदर पावर आ जाती है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे भी हमें कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अंतर क्या होता है? अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसमिशन में यूज़ होने वाले कंडक्टर की, तो उनको लार्ज पावर हैंडल करनी होती है और हायर वोल्टेज पे वो काम करते हैं। यानी कि जो ट्रांसमिशन हो रहा होगा वहाँ पे जो कंडक्टर यूज़ करोगे वो लार्ज पावर हैंडल करने के लिए बने होंगे और हाई वोल्टेज के लिए बने होंगे। वहीं पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो स्मॉल पावर को हैंडल करने के लिए बने हैं और लो वोल्टेज रेटिंग पे काम करते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। नाउ अगर हम चॉइस की बात करते हैं कि कंडक्टर कैसे चुनोगे, तो कंडक्टर का जो सिलेक्शन किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ट्रांसमिशन लॉसेस के बेसिस पे किया जाता है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया जाता है एंड ऑपरेटिंग वोल्टेजेस के बीच में, ठीक है? यानी कि अगर आप कोई कंडक्टर मार्केट से खरीदने जाओगे तो वो किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो 4 बातों पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट, लॉसेस कितने हो रहे हैं, स्ट्रेंथ कैसी है और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले के समय में हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे कंडक्टर में, पावर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि भाई कॉपर हम लोग जानते हैं कि कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसके लिए आपको मैं एक इक्वेशन बता दूं कि एल्युमिनियम के मुकाबले कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है? क्यों? ये इनका नेचुरल कह सकते हो टेंडेंसी होती है, क्योंकि कॉपर जो होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। लेकिन क्या हुआ है, अगर हम करेंटली बात करें तो करेंटली हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है इकोनॉमिक। यानी कि क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता है मार्केट में कॉपर के मुकाबले। और ऐसा है भी, अगर हम लोग कॉपर के वायर छोड़ देते आपको, तो कॉपर आप लोग वायर बेच देते और उसका पैसा जो था वो आप अपने घर ले जाते। तो इसीलिए क्या करा है सरकार ने, कॉपर को हटा के एल्युमिनियम को रिप्लेस करा है। वैसे देखा जाए तो कंडक्टर्स में सबसे कम रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली सिल्वर का होता है। तो हम लोग सिल्वर के वायर यूज कर सकते हैं, पर अगेन उनके लिए फिर हमें लोग रखने पड़ेंगे चांदी के तारों के लिए, क्योंकि फिर लोग वहां पे चोरी को देखने के लिए हमें वहां पे गार्ड रखने पड़ेंगे। तो ये संभव नहीं है। यानी कि सारा का सारा पावर सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक एक बड़ा एस्पेक्ट है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को हटा के एल्युमिनियम को, वायर को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। इसीलिए आज जो भी आप तार देखते हो वो एल्युमिनियम के, मेनली एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं, ठीक है? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ना अगर रेटिंग की बात कर लेता हूं मैं, तो किसी भी कंडक्टर की जो रेटिंग होती है वो डिसाइड होती है उसके एम्पेसिटी से। ना ये वर्ड कई लोगों के लिए नया होगा, एम्पेसिटी का क्या मतलब होता है? तो एम्पेसिटी जो है इसका मतलब होता है एम्पेयर कैपेसिटी, यानी कि कितना करंट एक वायर होल्ड कर सकता है। इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। तो ये मैक्सिमम करंट होता है एम्पेयर्स में, जो कि कंडक्टर कैरी कर सकता है कंटिन्यूअसली विदाउट एक्सीडिंग इट्स टेम्परेचर रेटिंग। यानी कि एक वायर मैक्सिमम कितना एम्पेयर करंट जो है वो कैरी कर सकता है या अपने अंदर से पास करवा सकता है अपने टेम्परेचर रेटिंग को डिस्टर्ब किए बिना या एक्सीड किए बिना। नाउ इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं और हम ये मान लें कि उसके जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर रेटिंग जो है उसकी वो 50 डिग्री है, ठीक है? तो जैसे ही आप उसके अंदर से करंट फ्लो कराना शुरू करोगे तो वायर थोड़ा सा हीट अप होगा। आप करंट को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वायर की हीटिंग बढ़ती चली जाएगी, और एक समय आएगा कि वो बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री के पार कर जाएगा। तो विद इन 50 डिग्री, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 50 डिग्री के अंदर कितना करंट एक वायर होल्ड कर सकता है, कंटिन्यूअसली करंट को कैरी कर सकता है, वो उसकी एम्पेयर कैपेसिटी हो जाती है, एम्पेसिटी हो जाती है, ठीक है? यानी कि 40 डिग्री, 45 डिग्री या 48 डिग्री तक कितना करंट कंटिन्यूअसली, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि तुमने 1000 एम्पेयर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो कराया तो उतने में हीट नहीं, बट टेम्परेचर इतनी जल्दी राइज नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एक कि टाइम टाइम कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है? हीटिंग टाइम कांस्टेंट।
तो इसीलिए क्या होता है कि कंटिन्यूअसली वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कंटिन्यूअसली बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि लगातार वो करंट कैरी कर पाए। ये नहीं कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हर बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी-सी ओवरलोडिंग हर जगह करते हैं। ठीक? तो क्योंकि हमारा काम है, हम लोग बचत करने की कोशिश करते हैं हम इंडियंस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअसली को बड़ा इंपॉर्टेंस दें। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो थोड़ी देर के लिए चलेगा लेकिन कंटिन्यूअसली टेम्परेचर राइज़ नहीं होना चाहिए उसके टेम्परेचर रेटिंग के पार। ठीक? तो ये हो गई उसकी एम्पेयर कैपेसिटी। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा-सा और समझते हैं, अगर मैं इसको और तरीके से समझाऊँ, तो एम्पेसिटी जो होती है किसी भी कंडक्टर की, वो डिपेंड किस पे करती है? वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना जो कंडक्टर है उसकी क्या एबिलिटी हीट को डिसिपेट करने की बिना खुद को डैमेज किए, या फिर इंसुलेशन को। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको मैं आपको पिक्चर समझाता हूँ। अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है और उसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं मान लेते हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उनके अंदर आपस में कोलिजन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। तो आपस में जब कोलाइड होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और ये जो हीट होती है डिसिपेट कहते हैं, हीट बाहर निकलती है। लेकिन क्या होता है, हीट एक एक होता है कि हीट डिसिपेट हो रही है, और एक होता है हीट जो जनरेट हो रही है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं हीट जनरेट हुई सर्टेन क्वांटिटी की, लेकिन डिसिपेट कम हुई। अगर जो हीट जनरेट ज़्यादा हो रही है और डिसिपेट कम हो रही है, तो वो बची हुई हीट क्या होगी, वो कंडक्टर के अंदर ही रह जाएगी, और इसे हम कहते हैं हीट ट्रैप्ड। तो अगर हीट ट्रैप ज़्यादा रह गई और डिसिपेट कम हुई, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंडक्टर गर्म पड़ता चला जाएगा। भाई अगर मान लेते हैं आप, जितनी हीट जनरेट हो रही है, अगर उसका 50% या 60% डिसिपेट हो रहा है, तो 40% ही रह जाएगा, तो कंडक्टर गर्म नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जितनी बन रही है उतना रिलीज भी हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी मशीन्स के बाहर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का पंखा या फैन दे रखा होता है। अगर आपको याद हो, आपने पीसी देखे होंगे, जो पहले के पुराने कंप्यूटर्स होंगे, आज भी पीसी के अंदर एक फैन लगा होता है। तो उस फैन का काम क्या होता है? उस फैन का काम होता है कि अंदर जो भी हीट बन रही है वो बाहर की तरफ रिलीज करवाना, यानी कि हीट डिसिपेशन को इंक्रीज करना। जितना अच्छा हीट डिसिपेशन होगा उतना कम टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो राइज है वो हीट ट्रैप की वजह से होता है। यानी कि जितनी ज्यादा हीट अंदर रह जाएगी, ये देख रहे हो ना, ये जो लाल पोर्शन मैंने बनाया है, ये जो हीट, ये क्या करेगा, इसका काम होगा टेम्परेचर को राइज करवाना, और ये जो हीट डिसिपेट हो रही है एयर के अंदर, इसका काम होता है टेम्परेचर को कूल करना, यानी टेम्परेचर डाउन करना। तो अब क्या होता है, कोई भी कंडक्टर तुम लेते हो तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा होता है। कुछ हीट होगी जो उसके अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी, और कुछ हीट होगी जो उसको रिलीज होके वहां पे आपको टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करेगी। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। अगर हीट डिसिपेट अच्छी है, हीट डिसिपेशन अच्छा है बजाय हीट ट्रैप के, तो वायर तुम्हारा क्या होगा, एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद गर्म नहीं होगा। ठीक है? और ये कब होगा, जब आप उसकी एम्पेसिटी के हिसाब से करंट उसके अंदर फ्लो कराओगे। तो अब यहाँ पे एम्पेसिटी का क्या रोल आ जाता है, इसको जरा समझते हैं। तो मान के चलते हैं कंडक्टर जो है उसको अगर हम लोग 10 एम्पेयर के लिए अगर एम्पेसिटी है उसकी, तो 10 एम्पेयर तक जब भी तुम करंट फ्लो कराओगे कंटिन्यूअस, तो इस केस के अंदर जो हीट जो डिसिपेट हो रही होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द हीट ट्रैप, यानी कि जो हीट ट्रैप हो रही है वो कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू हीट डिसिपेट। तो हमारा जो वायर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ नहीं होगा, और वो एक हेल्दी कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं, हम लोग 10 की जगह क्या करते हैं, 20 एम्पीयर करंट फ्लो कराओगे, तो ऐसे केस में हीट जो डिसिपेट हो रही है वो ज़्यादा तेज़ी से डिसिपेट नहीं हो पाएगी एज़ कम्पेयर टू द हीट ट्रैप। तो हीट जो ट्रैप होगी वो ज़्यादा होगी, जो अंदर रह जाएगी, और ऐसे केस में जो कंडक्टर है वो जल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, या टूट के गिर जाएगा, जल के गिर जाएगा। ठीक है? तो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होकर आग कैसे लग गई? क्योंकि कंडक्टर जल के गिर जाता है, और जब जल के गिरता है तो आसपास की चीजें जो होती हैं वो आग पकड़ लेती हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दिस इज द रीजन, यानी कि हम लोग जब भी कंडक्टर सेलेक्ट करेंगे तो एम्पेसिटी के हिसाब से ही कंडक्टर सेलेक्ट करा जाता है, करंट कितना कैरी कर सकता है एक वायर हेल्दी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आगे चलते हैं। ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, ये बेसिकली क्या होता है, हम लोग को रिएक्टिव कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है पावर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर को रेगुलेट करने के लिए अंडर लाइट और हैवी लोड कंडीशन। नाउ अगर हम बात करें रिएक्टिव कंपोनेंट की, तो रिएक्टिव कंपोनेंट जो भी मैं अभी आने वाले इस पूरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली होता क्या है कि पावर सिस्टम के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक होती लाइट लोड कंडीशन और एक होती हैवी लोड कंडीशन। अगर मैं बात करता हूँ रात की, तो रात के समय में, यानी कि रात के मान लेते हैं 1 बज रहा है 1 AM, अगर रात के 1 बजे की बात करूं तो ऐसे केस में क्या होगा, इंडस्ट्री जो होती हैं वो भी ऑफ हो गई होती हैं, लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी होती हैं, ऑफिसेज ऑफ होते हैं, सब कुछ बंद होता है, केवल हमारे घर के कूलर पंखे एसी चल रहे होते हैं। तो अगर हम एसी, अब एसी को मान लें, लेकिन एसी और ये जितने हैं इतना बड़ा लोड नहीं है जितना बड़ा इंडस्ट्री का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था
जो मेजर लोड है वो इंडस्ट्रीज का ही लोड है पावर सिस्टम पे, हाउस होल्ड लोड इतना बड़ा लोड नहीं है। तो होता क्या है कि जब रात के समय की बात करें तो मेजर लोड कट ऑफ होता है, सारी इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, ऑफिसेज बंद होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अंडर ये लाइट लोड कंडीशन कहलाती है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है और आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारे इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल दे देता हूँ, फरांटी इफेक्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जब लाइट लोड कंडीशन होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं, जैसे ही आपके 10 बजेंगे, जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचोगे, सारे अपने ऑफिस में जाते ही अपना एसी पंखा ऑन करोगे, सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, इंडस्ट्रीज ऑन होती हैं। इस समय क्या होता है, इंडस्ट्रीज ऑन होना शुरू होती हैं, ऑफिसेज खुल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी ऐसा होता है एकदम से बहुत हैवी लोड अप्लाई होता है, तो दिन के टाइम में हैवी लोड कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक और बात होती है, रात के समय में टेम्परेचर भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर कूल होने से भी जो लोड है वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है, वायर की कैपेसिटी बढ़ जाती है करंट को कंटेन करने की। अभी पीछे मैंने सिखाया था ना आपको कि अगर टेम्परेचर आपका कंट्रोल में है तो वायर जो है, एम्पेसिटी जो है, वो बेसिकली यही है कि कितना करंट कैरी कर सकते हो विदाउट टेम्परेचर को एक्सीड किए हुए। तो रात के समय में हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। तो ऐसे केस में वायर थोड़े से ठंडे हो जाते हैं और ऐसे केस में वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये लाइट लोड कंडीशन के सारे एग्जांपल। लेकिन दिन के टाइम में एक तो ऑफिस इंडस्ट्रीज खुल गई, ऊपर से सूरज निकल आता है, जब सन होगा तो सन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हीट होगी, और हीटिंग में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वो भी काफी तेजी से राइज होगा, तो एम्पेसिटी कम हो जाती है। यानी कि करंट को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है कंडक्टर्स की विदाउट एक्सीडिंग इट्स रेटिंग टेम्परेचर, वो क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कि एक नॉर्मल कंडक्टर जो तुम्हारा 50 एम्पेयर करंट कैरी कर सकता था, दिन के टाइम में 45 ही कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी। तो दीज आर द टू बेसिक कंडीशंस, एक होती लाइट और एक होती हैवी लोड कंडीशंस। नाउ अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही केसेस में, तो रिएक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं पावर सिस्टम में। रिएक्टिव पावर जो होती है, किस तरीके से हम लोग वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं, इन सब जगह पे रिएक्टिव कंपोनेंट का बड़ा रोल होता है। आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे रिएक्टिव कंपोनेंट पावर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर को रेगुलेट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो एक्टिव पावर को फ्लो करने में मदद करती है। अभी इतना ही जाने। अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा और अगर एक्स्ट्रा बता दूं, तो रिएक्टिव पावर का काम जो होता है वो वोल्टेज को मेंटेन रखती है पूरे पावर सिस्टम में। यानी कि पावर सिस्टम में जो तुम वोल्टेज देखते हो, वोल्टेज प्रोफाइल, वो पूरी की पूरी रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करती है। कैसे करती है, थोड़ा सब्र रखें, इसको हम लोग लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी इस पार्ट को समझते हैं। दो तरीके के रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं इंडक्टर रिएक्टर और दूसरे होते हैं कैपेसिटर एंड कंडेंसर। ये इन सबको हम लोग जानते हैं। यानी कि जब भी आपको रिएक्टिव कंपोनेंट की बात होगी तो दो रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं। अगर पूरे पावर सिस्टम की बात करें या पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो तीन कंपोनेंट होते हैं, RLC, ये सब आपने पढ़ा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस जो होता है ये एक्टिव कंपोनेंट होता है, और L एंड C ये जो होते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं। बस वही बात मैंने यहाँ पे समझाई है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इंडक्टर को रिएक्टर भी कहते हैं और कैपेसिटर कंडेंसर भी कहते हैं। पंखे में क्या लगाते हो, कंडेंसर लगाते हो ना, होता वो कैपेसिटर ही है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक टाइप है। तो इंडक्टर, रिएक्टर, कैपेसिटर, कंडेंसर, ये हमारे पास रिएक्टिव पावर मौजूद होते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं पावर सिस्टम के। अगर इंडक्टर की बात कर लूँ तो एक बात ध्यान रखना, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां इंडक्टर मौजूद होगा। ठीक है, पहचान कैसे करोगे, तो इंडक्टर की पहचान ये है कि इसके अंदर करंट वोल्टेज से लैग करता है। कैसे, कुछ इस तरह से। अगर वोल्टेज को मैं रेफरेंस ले लूं, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, अगर मैं वोल्टेज को V को रेफरेंस ले लेता हूँ, रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ से लैग कर गया करंट, तो ये कुछ थीटा डिग्री लैग कर गया, दिस वन इज द करंट, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। ये कॉस थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, करंट लैग कर जाता है वोल्टेज से। अगर करंट वोल्टेज से लैग कर गया तो दिस वन इज योर इंडक्टर। और यहाँ पे हम कहेंगे, अगर वोल्टेज, अगर आप सप्लाई देख के भी बता सकते हो। यानी कि दो तरीके हैं इंडक्टर रिएक्टर को पहचानने के। पहला, अगर मैग्नेटिक फील्ड से डील कर रहे हो तो वहां इंडक्टर होगा। दूसरा, अगर आप ऐसे सिस्टम से डील कर रहे हो जिसके अंदर करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, तो भी वहां पे आपका इंडक्टर होगा। नाउ अगर हम कैपेसिटर की बात कर लें तो इसको कैसे पहचानोगे, तो अगर करंट लीड कर जाती वोल्टेज से, यानी कि वोल्टेज रिफरेंस अगर हमारा हॉरिजॉन पे है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वहां से अगर करंट लीड कर जाती थीटा, तो वो भी हमारा यहाँ से हम पहचान लेंगे, ये हो गया कैपेसिटर। यानी कि अगर करंट हमारी थीटा से लीड कर रही है वोल्टेज को, तो दिस वन इज योर कैपेसिटर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो कैपेसिटर की पहचान कैसे करोगे कि करंट वहां पे लीड करेगी वोल्टेज से। एक और पहचान है इसकी कि ये जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां कैपेसिटर होगा। क्लियर हो गया। जैसे मैंने बताया, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां इंडक्टर होगा, वैसे ही जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे कैपेसिटर होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इंडक्टर की, इंडक्टर का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर। यानी कि पावर सिस्टम के अंदर जब भी, अगर एक मैं कह सकता हूं, अभी एक लेमन लैंग्वेज में अभी बता रहा हूं, अभी हम लोग टेक्निकल के अंदर एंटर नहीं करें, टेक्निकलिटीज ऑफ पावर सिस्टम के बारे में नहीं जाना है। तो अगर ऊपर ऊपर से देखते हो
तो इंडक्टर जब भी यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा रिएक्टिव पावर। यानी कि मान के चलते पावर सिस्टम है और उसके अंदर रिएक्टिव पावर फैली हुई है, लिमिट से ज्यादा है, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा रिएक्टिव पावर अगर पावर सिस्टम में हो जाएगी तो ये स्पंज का काम करेगा और सारी रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का अलग काम होता है, ये क्या करता है, डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को। यानी कि जब भी पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है तो कैपेसिटर हम लोग लगा देते हैं और वहां पे हमें एक रिएक्टिव पावर पिक्चर में दिख जाती है। यानी कि अगर मैं इस तरीके से मानूं, ये मेरा पावर सिस्टम है, दिस वन इज योर पावर सिस्टम, और जब भी इसके अंदर अगर मान लेते हैं एक सप्लाई होती है और एक होती है डिमांड, कुछ डिमांड होती है लोड की तरफ से और सप्लाई होती है जनरेटर की तरफ से, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का बैलेंस होता है। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा होगी रिएक्टिव पावर की, तो अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर जो होगी या रिएक्टिव पावर तुम्हारी एक्सीड कर गई, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई कर दी गई, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम इंडक्टर लगाएंगे, इंडक्टर सारी रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो पावर सिस्टम इंजीनियर इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी उन्हें लगता है कि सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर बढ़ गई है। क्लियर हो गया। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे क्या है, अगर सप्लाई जो है रिएक्टिव पावर की, या रिएक्टिव पावर को हम लोग जनरली आप लोग जानते होंगे इसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिएक्टिव पावर की सप्लाई जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सब डिमांड, यानी कि डिमांड सॉरी उल्टा के लिख रहा है, ये तो अभी समझा दिया मैंने। अगर डिमांड ज्यादा है यानी कि लोड जो है वो ज्यादा डिमांड कर रहा है रिएक्टिव पावर, लेकिन जनरेटर तुम्हारा रिएक्टिव पावर उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर लेंगे या कंडेंसर लेंगे और कंडेंसर को कनेक्ट कर देंगे पावर सिस्टम से। जैसे ही कनेक्ट करोगे ये क्या करेगा, ये जो डिमांड एक्स्ट्रा डिमांड है इसको पूरी कर देगा, ये रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी, इंडक्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, और कैपेसिटर क्या करता है, डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को। क्लियर हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, एक दूसरे की कमी को फुलफिल करते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ रिएक्टर आपको या इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो मशीन लोड में देखने को मिलेगा। जब भी मैं कोई भी मशीन लोगे, चाहे डीसी मशीन लो चाहे एसी मशीन लो, आपको याद होगा उसके अंदर हम लोग कॉइलिंग करते हैं, और कॉइलिंग करने का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है कि वहां पे रिएक्टिव पावर है। तो मशीन हम लोग मशीन लोड हो गए, इंडक्टिव कॉइल्स हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर्स हमने बहुत डिटेल में देखे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर जब भी आप बात करोगे तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे भी कॉइल्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूजफुल फ्लक्स है, तो यानी कि वहां पे रिएक्टिव पावर है। अगर कैपेसिटर की बात कर लें तो कैपेसिटर हमें कैपेसिटर इफेक्ट या कह सकते हो या कंडेंसर कह सकते हो, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, तो एक तो कंडेंसर यानी कि फैन के कंडेंसर की बात हो रही है, तो जहां पे भी कंडेंसर यूज कर रहे हो वहां कैपेसिटर देखने को मिलेगा। दूसरा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लंबी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो अगर मान लेते हैं ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट चार्जेस हैं, यानी कि मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करते हैं, वो अर्थ के ऊपर एक इमेज बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ये है तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन, और ये है अर्थ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अर्थ के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेंगे, और ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, तो देखो ये एक कैपेसिटर प्लेट नहीं बन गई, ये एक मेटल शीट है वायर के रूप में, एक वायर शीट है नेगेटिव चार्ज की, और अर्थ क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज की शीट बन गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, दो कंडक्टर और सेपरेटेड बाय एयर। एयर क्या है यहाँ पे, एयर हमारा एक इंसुलेटर की तरह है। तो दो मेटल शीट्स या मेटल या कंडक्टिंग सरफेसेस, अपोजिट चार्ज और ए इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट, इस तरीके के सेटअप जब भी होता है तो वहां कैपेसिटर बन जाता है। तो ये कब होता है, ये जनरली आपको देखा गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में, जब बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो वहां पे हमें इस तरीके कुछ सेटअप देखने को मिलता है, और इसे हम कहते हैं कैपेसिटर पिक्चर में आ गया है। तो ये कैपेसिटर इफेक्ट होता है, इसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए पावर सिस्टम के अंदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव इनका बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट है, एक बहुत बड़ा रोल है पूरे पावर सिस्टम को चलाने में। ठीक है। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया है। पहला था हमने डिस्कस करा कंडक्टर के बारे में, कितने तरीके के कैसे कंडक्टर, दो काम कंडक्टर के सीखे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर हमने चॉइस देखी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट एम्पेसिटी के बारे में डिस्कस करा। देन फाइनली हमने डिस्कस करा रिएक्टिव कंपोनेंट के बारे में, दो तरीके रिएक्टिव कंपोनेंट देखे, उनका रोल क्या होता है, कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, और कैसे उनकी पहचान करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में मजा आने वाला है, बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के एक एक कंपोनेंट को पकड़ के सीख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।